नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल दयाली चैनल में आपका स्वागत है। आज बेटा जी हम इस वीडियो में वाक्य भेद सीखेंगे। वाक्य क्या है, उसके भेद कौन कौन से हैं, कितने होते हैं और उनका जो रचनांतरण है वो कैसे है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वाक्य से ही कि वाक्य क्या है। वाक्य की परिभाषा यानी दो या दो से अधिक जो शब्दों का सार्थक समूह होता है। सार्थक माने अर्थवान, जो समूह है और व्यवस्थित रूप से क्रमवार वो लिखा गया है, उसको हम वाक्य कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? किसको कहते हैं वाक्य? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को व्यवस्थित रूप से लिखा गया है जो, उसको हम वाक्य कहते हैं। अब वाक्य बनता कैसे है, ये है सोचने वाला विषय कि वाक्य बनता कैसे है। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती होगी, कोई ना कोई एक छोटी इकाई इसकी भी होगी, ठीक है। तो वाक्य निर्माण कैसे होता है, यानी स्वर और व्यंजन को मिलाकर एक वर्ण बनता है। अब मैं आपको बता देती हूँ स्वर व्यंजन कैसे। जैसे अ है, अ क्या है? स्वर है, और इसमें व्यंजन क्या है? मान लीजिए क है, ठीक है। ध्यान देना, मैंने इधर हलंत लगाया हुआ है। क्यों लगाया है? क्योंकि यह व्यंजन बताता है। अगर हम इसको हलंत नहीं लगाएंगे, स्वर इसमें मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? वर्ण बन जाएगा। समझ में आ गया आपको कि स्वर और व्यंजन को मिलाकर क्या बना? एक वर्ण बना। अब वर्ण और वर्ण मिलाकर, यानी मान लीजिए जैसे क और म और उसके बाद ल, ये क्या है? ये तीन वर्ण है। जब हम तीनों वर्णों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक शब्द बनेगा। कैसे बनेगा? कमल। समझ में आ गया आपको? ठीक है। सबसे छोटा क्या है? स्वर और व्यंजन, यानी स्वर और व्यंजन को मिलाकर के एक वर्ण बनता है और वर्णों को मिलाकर के एक शब्द बनता है। यहां तक समझ में आ गया आपको? और शब्दों को मिलाकर, जैसे कमल, सब शब्दों को मिलाकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। जैसे कमल खिलता है, अगर हम ऐसे लिखे तो ये क्या बनेगा? क्योंकि इसमें दो शब्द आ गए और कमल खिलता है, एक पूरा वाक्य बन गया। ठीक है, इतना समझ गए बेटा जी आप? तो यहां तक समझ आया कैसे होता है वाक्य का निर्माण। स्वर और व्यंजन को मिलाकर वर्ण बनता है, वर्णों को मिलाकर के शब्द बनता है, और शब्दों को मिलाकर के जिसे हम व्यवस्थित रूप में रखते हैं, जो सार्थक समूह ऊपर परिभाषा में आया है, उसको हम वाक्य कहते हैं। यहां तक समझ गए बेटा? ठीक है। अब वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं? वाक्य के भी अंग होते हैं, भाग होते हैं उसके भी। तो अंग होते हैं वाक्य के दो, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। इसको हम कर्ता और क्रिया के नाम से भी जान सकते हैं। समझ में आ गया आपको? यानी उद्देश्य को कर्ता और विधेय को क्रिया के नाम से भी हम जान सकते हैं। ये आसान सा तरीका है सरल सा समझने का। अगर उद्देश्य और विधेय आपके ध्यान में ना रहे तो हम कर्ता और क्रिया के नाम से भी इसको समझ सकते हैं। अब बात आती है कि उद्देश्य क्या है। तो कर्ता के नाम से समझ ही गए होंगे, लेकिन उसके बाद भी मैं बता देती हूँ कि जिसके विषय में कहा जाए, जिसके विषय में कुछ भी कहा जाए, कि मान लीजिए अभी ऊपर हमने दिया था कमल खिलता है। अब खिलना किसके विषय में बताया जा रहा है? कमल के विषय में। तो कमल क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। समझ में आ गई आपको? जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है, और जो कहा जाए वह विधेय होता है। यहां तक समझ गए? चलिए उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे गंगा पवित्र है। अब गंगा क्या है? उद्देश्य। क्यों है? क्योंकि गंगा के विषय में यह बताया जा रहा है कि गंगा पवित्र है। और विधेय क्या है? पवित्र है। ये उदाहरण समझ गए आप? ठीक है, ये बात समझ गए उद्देश्य और विधेय क्या है। अब बात आती है वाक्य के भेद की। अब वाक्य के जो भेद हैं वो भी दो हैं, एक तो रचना की दृष्टि से और दूसरा अर्थ की दृष्टि से। यानी वाक्य जो बना है, एक तो उसके आधार पर उसकी रूपरेखा देखकर हम पता लगाते हैं कि ये वाक्य कैसा है। दूसरा उसके अर्थ के आधार पर, वाक्य के अर्थ के आधार पर हम पता लगाते हैं कि वाक्य कैसा। तो ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। तो रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से दो वाक्य भेद हो गए। रचना की दृष्टि से तीन प्रकार के होते हैं।
तीन कौन कौन से होते हैं? सरल, संयुक्त और मिश्र। समझ में आ गया आपको कि तीन होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। ये कौन से वाक्य भेद हैं? जो रचना के आधार पर किए गए हैं, रचना की दृष्टि से किए गए हैं। और दूसरा वाक्य भेद क्या है? अर्थ की दृष्टि से। ये होते हैं 8 प्रकार के। ठीक है, रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के और अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? अब 8 कौन कौन से हैं? पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा संदेहवाचक वाक्य और पांचवा है संकेतवाचक वाक्य, छठा है आज्ञावाचक वाक्य, सातवां है इच्छावाचक वाक्य और आठवां है विस्मय आदि बोधक। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, मैं इनको सभी को बताऊंगी एक एक करके, एक एक की परिभाषा और उदाहरण सहित मैं आपको सिखाऊंगी इन्हें। लेकिन सबसे पहले जो हमारी जानकारी बनती है कि कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ तक समझ गए? वाक्य क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक समूह जो व्यवस्थित रूप से लिखा गया है। अब वाक्य बनता कैसे है? स्वर और व्यंजन को मिलाकर एक वर्ण बनता है, वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है, जिसको हम कर्ता और क्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब उद्देश्य क्या होता है ये समझ गए होंगे, यानी जिसके विषय में कहा जाए, और विधेय क्या होता है? जो कुछ कहा जाए, यानी जो भी कहा जाए उसके बारे में वो विधेय होता है। ठीक है बेटा, अब वाक्य के भेद भी 2 होते हैं, एक रचना की दृष्टि से, दूसरा अर्थ की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र। और अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई यहाँ तक आपको? तो चलिए, ठीक है, तो चलिए बेटा जी इसमें सीखते हैं हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, पहले हम रचना के आधार पर वाक्य भेद हम दूसरी वीडियो में सीख चुके हैं। इसमें हम सीखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। जैसा मैंने आपको बताया था, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में ना कई बार वाक्य देखकर उसका भेद का नाम भी पूछ लिया जाता है, कई बार वाक्य देखकर उसको नाम से कि इस वाक्य भेद में आप परिवर्तित कीजिए, तो परिवर्तन भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो दोनों चीजें ही इसमें हम सीखने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। तो विधानवाचक वाक्य को हम सामान्य कथन के नाम से भी जानते हैं। जैसे सरल वाक्य होता है, एक सीधा होता है जिसमें कोई भी पेच नहीं है। ठीक है, तो जैसे एक वाक्य है राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है सीधी बात है, सरल बात है, इसलिए ये कौन सा वाक्य है? विधानवाचक वाक्य। समझ में आ गई? विधानवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिसमें सीधी सरल बात की जाती है, इसको कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं और सामान्य कथन इसमें किया जाता है। तो समझ में आ गया आपको? राम पढ़ता है, इसका जैसे उदाहरण है, कोई भी उदाहरण हो सकता है। मोहन गाता है, सीता नृत्य करती है, माँ खाना बनाती है, जो भी सीधी सरल बातें हैं वो विधानवाचक वाक्य में आती हैं। ठीक है बेटा, दूसरे पे आते हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का अर्थ ही नकारात्मक होता है, ये अर्थ आप समझ ही गए होंगे, जिसको नेगेटिव भी बोलते हैं, यानी जिस वाक्य में न होने या न करने का भाव उत्पन्न हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। ये चीज समझ में आ गई आपको? कहाँ होता है निषेधवाचक वाक्य? जिसमें न होने या फिर न करने का भाव हो। ठीक है, कि जैसे राम नहीं पढ़ता है। समझ में आ गया आपको? अब इसमें क्या आया है? बीच में नहीं आया है, तो नहीं क्या है? नकारात्मक है, निषेध है, न होने का भाव है, यानी क्या बता रहा है? नहीं, कि राम पढ़ता नहीं है। समझ में आ गया आपको? तो इसलिए कौन सा वाक्य हो गया? निषेधवाचक वाक्य। अब तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न समझ गए होंगे कि क्वेश्चन करने वाली बात आ गई, जो सबसे सरल काम है, हम बहुत जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे से प्रश्न पूछने में हम बड़े माहिर होते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य भी ऐसा ही है, यानी इसमें प्रश्न पूछने का भाव होता है। जैसे किसी को काम करते हुए देख लिया, देख के पूछ लेंगे आप क्या कर रहे हो, तो ये क्या है? ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, उदाहरण जैसे
क्या आप पढ़ रहे हैं? अब मान लीजिए मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप क्या करा रही हो, समझ में आ गया आपको? तो ये क्या है? ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। संदेह माने शंका, ठीक है। संदेह माने हम किसी यानी कल के लिए हम कोई संभावना करें कि काश, मतलब जैसे संभावना में हम क्या कर सकते हैं कि कल अच्छे दिन आएंगे, ठीक है, कल स्कूल खुल जाएंगे या एग्जाम होने वाले हैं तो जल्दी से हम पढ़ाई करेंगे। तो ये मन में क्या है, ये एक वैसे तो आपके लिए बोलूं तो आशंका भी हो सकती है, लेकिन सही मायने में ये संभावना ही है। ठीक है बेटा, क्योंकि अच्छी चीजें हमारी संभावित होती हैं और आशंकाएं हमारी गलत होती हैं। ठीक है, अगर कुछ गलत होने वाला होता है तो उसके लिए क्या लिखा जाता है कि होने की आशंका है। अगर अच्छी चीजें होती हैं तो होने की संभावना है। अब अगर आप ऐसे लिखते हो बारिश होने की आशंका है तो गलत है, क्योंकि बारिश हमेशा अच्छे के लिए ही आती है। किसान भी खुश रहते हैं, फसल को भी पानी मिलता है, धरती शीतल हो जाती है, वातावरण ठंडा हो जाता है, सारी चीजें अच्छी अच्छी हैं। अब स्कूल के लिए भी हम संभावना इसीलिए जताएंगे, लेकिन अब आपके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं सोचेगा, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी। ठीक है, तो अब हमें वाक्य देखना है सिर्फ संदेहवाचक वाक्य। तो संदेह में संदेह या फिर संभावना कि शायद वह कुछ करेगा, यानी वह कुछ अच्छा करेगा। समझ में आ गया आपको? तो इसमें क्या है कि यहाँ पर संदेह जताया गया है कि क्या करेगा, कैसा करेगा, अच्छा करेगा, बुरा करेगा, कि शायद वह कुछ करेगा या वह कुछ अच्छा करेगा, इसलिए यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य है। अब आगे है संकेतवाचक वाक्य, यानी जिस वाक्य में एक का होना या ना होना दूसरे पर निर्भर करता है। समझ में आ गई आपको? दूसरे पर निर्भर कैसे करता है कि मान लीजिए आपको बोला जाए यदि आप पढ़ोगे नहीं तो सफल कैसे होगे, ठीक है, यदि आप पढ़ोगे तो प्रथम आओगे। तो ये क्या चीजें हैं, यानी एक का होना या ना होना दूसरे पर निर्भर हो गया। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा वाक्य बनेगा, ये आपका संकेतवाचक वाक्य। उदाहरण लिखा हमने, यदि पढ़ोगे तो प्रथम आओगे। आगे बात समझ में आपको? ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है आज्ञावाचक वाक्य। अब आज्ञा मतलब किसी को ऑर्डर देना, ये भी हम बड़ा आसानी से कर लेते हैं सारा काम। जैसे प्रश्न बड़ी आसानी से पूछ लेते हैं ना, ऐसे आज्ञा देने में भी हम माहिर होते हैं, बहुत आसानी से करते हैं। अब आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा का, जिस वाक्य में यदि हम परिभाषा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुरोध, प्रार्थना, निर्देश या फिर अनुमति का बोध हो उसको आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अभी बोला जाए आपको कि जाओ बैठकर पढ़ो, ठीक है, तो वो क्या होगा, आज्ञावाचक वाक्य, यानी अब बैठकर पढ़ो, अभी इसको देखो और बैठकर पढ़ो, तो ये क्या है, आज्ञावाचक वाक्य। ये बात समझ में आ गई बेटा आपको? ठीक है, तो ये इसके बाद है इच्छावाचक वाक्य, यानी जहां पर हम अपने मन की इच्छा जाहिर करते हैं वहां इच्छावाचक होता है। यानी जिस वाक्य में इच्छा, आशा, कामना या फिर आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है वह वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। समझ में आ गई होगी ये बात आपको? उदाहरण जैसे ईश्वर आपका भला करे, तो ये क्या है, ये इच्छावाचक वाक्य, यानी मेरी इच्छा है कि ईश्वर आपका भला करे। समझ में आ गया आपको? या आप चिरायु हो, चिरायु माने लंबी उम्र जिए, आप शतायु हो यानी आप 100 वर्ष जिए, तो इसमें क्या है, इसमें मेरी इच्छा है, यानी मेरी ऐसी कामना है, मेरी ऐसी इच्छा है कि आप 100 वर्षों तक जीवित रहें। तो इस वाक्य में आपको समझ आ गई, इच्छावाचक वाक्य है ये। अब लास्ट बचता है आपका विस्मय आदि बोधक वाक्य। तो विस्मय आदि बोधक, विस्मय बोलते हैं अर्थ होता है आश्चर्य, ठीक है, तो जिसमें आश्चर्य उत्पन्न हो, शोक भी हो सकता है, हर्ष माने खुशी भी हो सकती है और घृणा भी हो सकती है। समझ में आ गया आपको? यानी शोक भी हो सकता है, हर्ष यानी खुशी भी हो सकती है और घृणा भी हो सकती है। तो ये विस्मय आश्चर्यचकित करने वाले हैं, इसलिए ये विस्मय आदि बोधक वाक्य में आते हैं। यानी जिस वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष या फिर घृणा का भाव उत्पन्न होता हो वह विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे बाहर यदि बारिश है तो देखकर हम एकदम बोल जाते हैं कि वाह कितना सुहावना मौसम है,
ये बात समझ में आपको आ गई कि कितना सुहाना मौसम है, यानी कितना अच्छा मौसम है। तो यह हम बोल देते हैं चीजें, तो इसको देखकर क्या लगता है कि हाँ मौसम बहुत अच्छा है, यानी मन में एक खुशी का भाव आता है। अगर हम कोई खराब चीज देखते हैं तो उसको देखकर हम क्या बोलते हैं, छी कितना गंदा है, तो ये क्या है, ये घृणा का भाव होता है। ये बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको बताया था कि आपको वाक्य देखकर वाक्य का नाम अर्थ के आधार पर पूछ लिया जा सकता है। ये देख करके नाम आपसे उदाहरण पूछ लिया जा सकता है, और ये भी हो सकता है कि वाक्य देख करके आपको परिवर्तन के लिए पूछ लिया जाए कि एक काम कीजिए, इसको इच्छावाचक में परिवर्तित कीजिए या फिर निषेध में कर दीजिए। तो इस तरह भी आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम एक वाक्य लेते हैं और अब परिवर्तन करके देखते हैं कैसे करेंगे। मान लीजिए ऊपर वाला ही है, हमने ले रखा है राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है ये क्या है, ये विधानवाचक वाक्य है, ठीक है, विधान है। तो हम इसको क्या करेंगे, चलिए लिख देते हैं राम पढ़ता है, लिखा ही था वैसे तो पहले ही। अब अगर इसको हम निषेध में बनाएंगे तो राम नहीं पढ़ता है, ठीक है, समझ में आ गया बेटा आपको। अगर हम इसको प्रश्नवाचक में बनाएंगे तो क्या राम पढ़ता है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। विधान समझ में आ गया, सरल था, राम पढ़ता है। निषेध समझ में आ गया, नकारात्मक हो गया कि राम नहीं पढ़ता है। फिर हमने क्या किया, इसको प्रश्नवाचक बनाया है, तो प्रश्न में क्या लगा दिया, क्या राम पढ़ता है। फिर हम इसको आगे संदेह में बनाएंगे, शायद राम पढ़ता है, ठीक है, तो शायद राम पढ़ता है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब इसके बाद इसको संकेत में बनाएंगे कि यदि राम पढ़ेगा तो सफल होगा, समझ गए। अब इसमें एक वाक्य क्यों जोड़ना पड़ा नीचे, क्योंकि दो ही वाक्य इसमें होंगे तभी दूसरा एक पर निर्भर होगा, क्योंकि इसमें है क्या, निर्भर होना ही है, दूसरे पर निर्भर होना है, तो ये अपने पास से आपको लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब इसको हम आज्ञावाचक में बना देते हैं। आज्ञावाचक में बनाएंगे, राम के लिए हम क्या आज्ञा देंगे कि जाओ राम पढ़ो, या फिर जाओ पढ़ो, राम के लिए ही है, जाओ राम कोमा लगाएंगे पढ़ो। फिर इसके बाद क्या है, इच्छावाचक में क्या करेंगे, मेरी इच्छा है, यानी मेरी इच्छा है कि राम पढ़े। समझ में आ गई आपको, ठीक है, कि क्या इच्छा है, राम पढ़ाई करे। फिर आगे जब राम को हमने पढ़ता हुआ देखा कि वह राम पढ़ रहा है, यानी हमें आश्चर्य हुआ कि वह राम पढ़ रहा है। ये किस में आया है, विस्मयादि बोधक में। तो ये बात समझ में आ गई आपको, यानी एक वाक्य को हमने सभी जो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं उनमें परिवर्तित कर दिया। तो ये चीज समझ गए बेटा। तो ये बात ध्यान रखना कि ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, और इसको आपको परिवर्तित के लिए भी दिया जा सकता है। धन्यवाद।